गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था कि फाइनेंशियल सिस्टम समझा था क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स करे थे। एक ओवरव्यू था आपके आईएफएस के लेक्चर का कि आप पूरे बुक में आगे क्या क्या पढ़ोगे। तो अब अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास। तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि फाइनेंशियल सिस्टम तो आपको पढ़ ही लिया है आपने क्या होता है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, उसको क्यों करना चाहिए, फिर उसका फाइनेंशियल सिस्टम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या लेना देना है, उसका क्या संबंध है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खुद के क्या रोल है। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ये करेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम हम लास्ट चैप्टर में हमने करा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है कि इट इज़ द, जिसको देखो ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज़ द सेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, और एक हमारा क्या था, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इनका एक सम होता है फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम को अगर एक डायग्राम से समझने की कोशिश अगर हम कर सकें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि ये आपका पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम है। फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इनको नाम दे दो। ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए। फाइन। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो एक फाइनेंशियली सिस्टम हो गया, उसके अंदर ये सारे उसके पार्ट्स हो गए, ये अलग अलग चार। इन चारों को मिलाकर क्या सिस्टम, जो एक सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। तो जब आपसे एक पूरा क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और इसके तत्व क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, तो आप उसमें जब लिखोगे ना बेटा फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन और उसके अंदर जो क्या क्या है, तो आप उसमें ना ये डायग्राम से भी आप अपना दिखा सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, आपको आपने इकोनॉमी, आज आपकी जो इकोनॉमी है आपने उसको 3 भागों में बांटा हुआ है कि नहीं। 3 भाग कौन से हैं हमारे, एक तो प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टेरिटरी सेक्टर है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, इनको हमने पूरी इकोनॉमी को हमने इन 3 भागों में बांट रखा है। तो जब इन तीनों भाग हमारे डेवलप इक्वली होंगे उससे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे हम उसे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कब से शुरू करनी हुई हमारी, तो एक टाइम था हमारा 1760 के आसपास का, जब हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मानी जाती है। तो उस टाइम पे हमारा इतना लॉस नहीं था, अगर हम अपना पूरा कंट्री का ना देख के हम अपना ये देखें, हम तो उस टाइम खैर ब्रिटिश के अंडर ही थे। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड का देखें, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई यूरोप में 1760 में, तो उस टाइम पर हम सिर्फ डेवलपमेंट करते थे, क्योंकि हमें नए थे, उस कंसेप्ट के साथ हमें वाकिफ़ नहीं थे। हम सिर्फ बनाते जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता हमारा क्या पीछे छूट रहा है, क्या हमारा लॉस हो रहा है, हम बस क्यों, हमारे लिए वो चीज़ नहीं थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो एक टाइम ऐसा आया कि 1920 का ग्रेट डिप्रेशन आ गई सारे संसार में। ठीक है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मंदी का दौर आ गया, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलती थी, इन अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था सारी जगह, एक तो हमारा देखो सन देखो 1929, इस टाइम क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारा 1929 के वक्त। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हमारी डेट्स क्या माने थे, 1928 से लेके 32 या 34 तक मानी जाती है शायद, इनमें से है कोई। तो ये जो साल थे, इस दौरान हमारा जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था, सारे देश युद्ध में बिज़ी थे, तो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही नीचे चली गई थी पूरे संसार की। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे लिए जब ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, हमारे लिए ज़रूरी था
क्या ज़रूरी था कि अपने आप का विकास करना। तो उस टाइम पर एक टर्म हमने यूज़ करनी शुरू करी थी, उसका नाम हमने क्या क्या यूज़ करना शुरू किया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों करा हमने यूज़, क्योंकि इट हेल्प्स द नेशन टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे हर एरिया में, या तो वो इकोनॉमिक है या वो सोशल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज कंसीडर्ड बाय द इकोनॉमिस्ट टू फाइंड आउट वेरियस मेजर्स कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती है कि नहीं करती है। देखो, आप स्टूडेंट्स हो, आपकी ग्रोथ करने के लिए क्या पैमाने रखे जाते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, फिर सेमेस्टर का टेस्ट होता है, फिर आप सेकेंड ईयर में प्रमोट होते हो, थर्ड ईयर में जाते हो, फिर आपकी सारी डिग्री मिला के आपको जॉब देने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो आपके 3 साल की परसेंटेज देखता है। तो ये आपकी साल बाय साल क्या हो रही है, इकोनॉमी, ये आपकी डेवलपमेंट हो रही है। आपके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मायने रखे, क्या क्या पैमाने रखे हुए थे, एग्ज़ाम्स, टेस्ट, क्लासेस, ये रखे थे। तो ऐसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पैमाने रखे हुए हैं। उनमें क्या है, जैसे कि एक है पावर्टी, कौन सी इकॉनमी ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी, जहाँ पावर्टी कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, इलिटरेसी, डिजीज़, इन्फ्लेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये सब पैमाने रखे गए हैं कि जिससे हम माप सकें कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स, दैट इज़ कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। जब हमारी इकोनॉमी के सारे सेक्टर मिलकर, कौन कौन से, कॉरपोरेट भी, गवर्नमेंट भी, हाउस होल्ड भी। देखो, कॉरपोरेट का काम क्या है, कॉरपोरेट का काम है अपना खुद का बिजनेस करा और उसने अपना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कॉरपोरेट्स को इतनी फ़र्क नहीं पड़ता है सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको अपने बिजनेस से, अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो अब सोसाइटी का ख्याल कौन रखेगा, गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है, तो ये लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, सरकार जो है लोगों का ख्याल कर रही है, हाउस होल्ड वे अपने अपने घरों का भी अगर हम ख्याल करें, तो तीनों पैमाने पर, सारे पैमाने पर इक्वल विकास होना, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है, इसकी क्या उद्देश्य हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, नीड और ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। नीड क्या है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। हम अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को पूरा करते हैं, पूरा करना हमारा क्या बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है। इसलिए नीड, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, रोल, ये ना ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं चीज़ें। ठीक है, तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, देखो, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट क्या है, रोज़गार। एक सोसाइटी में रोज़गार ज़्यादा होगा तब लोग क्या कर पाएंगे, उनके पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, खुद का मकान होगा, खुद की इंडस्ट्री होगी। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। एम्प्लॉयमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही लोगों के पास पैसा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो फिर वे अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए पैसा खर्चेंगे, पैसा खर्चेंगे तो मनी सर्कुलेट होगा मार्केट में, जिससे कि हमारी इकॉनमी डेवलप होगी। ठीक है, जब भी देखो आप कोई काम करते हो ना, उससे कभी ये नहीं होता कि एक ही इंसान को फ़ायदा हो। आपने घर बनाया है, आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो लेबर लगी है घर बनाने में, जो मजदूर लगे हैं, उनके लिए भी तो इनकम का साधन हो गया ना। आपके लिए भी फ़ायदा, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये मनी का जो सर्कुलेशन मार्केट में हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना मार्केट के अंदर। फिर है हमारा इंक्रीज़ इन रियल कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति का आय का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, इनकम हुई, आय हुई हमारी, तो उसमें से हर एक बंदे का हिस्सा कितना है। तो उसे हम निकालते कैसे हैं कि भाई टोटल इनकम जो होती है हमारी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, आपकी नंबर ऑफ पीपल, आपके देश में कितने हैं, आपकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो ये आ जाती है आपके प्रति व्यक्ति आय, कि टोटल आय में से एक एक इंसान का हिस्सा कितना है। तो आपकी क्या है, अगर आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ाते हो तो इससे क्या होगा, हर एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो अच्छी फैसिलिटीज़ लेनी शुरू कर देगा, फैसिलिटीज़ लेगा तो पैसे भी देगा। तो अब क्या हुआ, पैसे का सर्कुलेशन हुआ, आपके जेब से निकल के पैसा मार्केट में गया है, तो वो सर्कुलेट हो गया ना मार्केट में, जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है। फिर है इंक्रीज़ इन रियल स्टेट इनकम। रियल स्टेट का इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जो आप एक्चुअल ख़रीदते हो, ख़रीदने के लायक है, जो
जितना अमाउंट, अब जितनी आपकी इनकम हुई, आपका पैसा आया, ज़रूरी थोड़ी आप सारे खर्च दोगे अपने ऊपर, थोड़ा सा आपके खर्चे भी होंगे उस इनकम को एक्वायर करने में। तो वे खर्चे निकाल के आपकी जितनी टोटल स्पेंडिंग इनकम है, वो कह रहा है ये कि इंक्रीज़ इन रियल स्टेट इनकम, वो हमारी इनकम बढ़े। फिर टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब है कि हमारे पास अच्छे रोड हों, ब्रिजेज़ हों, जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ सकें, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ सकें, अपना व्यापार बढ़ा सकें। रेलवे की अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छे स्कूल हों, अच्छे अस्पताल हों वहाँ पर। तो ये क्या है हमारा, एक टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की करके हम कैसे इकोनॉमी को डेवलप कर सकेंगे कि हमें पता है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है। 75% लोग हमारे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें तो हमारा क्या होगा, उन 70-75% लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो अच्छी फैसिलिटीज़ लेनी शुरू करेंगे, इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। फिर है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ से क्या होगा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है तो उतने ही हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में किया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होता है कि हर इंसान जो एम्प्लॉयमेंट में काम करता है, काम कर रहा है अपना, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो अच्छा चीज़ें लेनी शुरू करेंगे, तो वही है, मनी सर्कुलेट होएगा। फिर है अगला पॉइंट, इंश्योरिंग बेसिक अमेनिटीज़ टू पब्लिक। बेसिक अमेनिटीज़ का मतलब होता है आवश्यक जो भौतिक ज़रूरतें हैं इंसान की, वे पूरी करना, बेसिक अमेनिटीज़, ठीक है। जो आपकी ये भौतिक ज़रूरतों का ख्याल करना, ठीक है। भौतिक ज़रूरत क्या है हमारी, देखो कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब है। फूड, एजुकेशन, मेडिकल, एकोमोडेशन, अगर आपके पास खाना नहीं होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो कोई भी आपको पागल बना के चला जाएगा। मेडिकल नहीं होगा आपके पास अच्छा तो आप जल्दी बीमार होगे, बीमारी का इलाज नहीं करवा पाओगे। तो पता है इससे आपकी सारी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी अगर आपके पास एक भी चीज़ ना हो, फूड ना हो, एजुकेशन ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो। तो इन सब का प्रोवाइड कराना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि आप किस जगह पे कितने अस्पताल खोलते हो, कितने स्कूल बनाते हो, ये भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब एक जगह अस्पताल बनता है तो देखो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा उस जगह पर, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, लोगों को बीमारी में भी हेल्प होगी, तो सभी तरह की डेवलपमेंट होती हैं। फिर अगला, टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। गरीबी कैसे कम हो रही है, देखो आपके पास एम्प्लॉयमेंट आपको मिलती है, पैसा आता है, तो आपके गरीबी तो हुई ना दूर। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास कैसे होता है। मानव का विकास, आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, ठीक है, आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको अच्छी होंगी, तो जब अगर बेसिक कम्युनिटीज़ हम इंसान को देते हैं तो उस इंसान को उतनी ही जल्दी विकास होना संभव हो जाता है। तो ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी तो देश की डेवलपमेंट होगी। देश में क्या है, ह्यूमन से ही चलता है देश। फिर है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमारा देश की कंडीशन अच्छी है अगर एक इकॉनमी की, तो बाहर के लोग भी हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करनी चाहेंगे, ठीक है, कि जहाँ पर रूल्स अच्छे हैं, लोग सही है काम करने वाले। अब ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ हैं जो वो चाइना में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर ज़्यादा है। लेबर ज़्यादा होने की वजह से कम पैसे देने पड़ते हैं लेबर को। तो लेबर इंटेंसिव जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे श्रमिक से ज़्यादा काम लिया जाता है, वो ऐसी जगह लगाई जाती हैं जहाँ पर उनको आसानी से ज़्यादा श्रमिक मिल सके, ठीक है। तो क्या हो गया ये, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी अच्छी होगी, लोगों की, लोग अच्छे होंगे हमारे, तो बाहर की कंपनी भी हमारे पास आकर काम करना पसंद करेंगी। उससे हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी ना। अगर फॉरेन कंपनीज आती हैं तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, फ़ॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। फ़ॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारे पास आरबीआई जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग होएगा, हमारे पास फ़ॉरेन रिज़र्व्स ज़्यादा होंगे। फ़ॉरेन रिज़र्व्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ध्यान से, कुछ याद हो आपको कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था कि आपका जो मनी की वैल्यू डिसाइड होती है वो किससे होती है, आरबीआई के पास कितना मनी है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की वैल्यू जो डिसाइड करता है वो, उसमें एक हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज का होता है, ठीक है। आप कितना ज़्यादा इकोनॉमी में ट्रेड करते हो उससे
क्या फ़र्क पड़ता है, आपका मनी, आपका रुपीज़ है जो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर की बजाय स्ट्रॉन्ग होती है अगर आपके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। फिर है टू कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कैसे कर पाएंगे अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी तो? कैसे करेंगे कि हमारे पास ज़्यादा एमएनसीज आके काम करेंगी, हमारी डोमेस्टिक इनकम बढ़ गई है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, हम अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, हमारा दूसरे बाहर के लोगों से स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे वैसे ही कम्पीट करने के लायक बन गए। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, ये सब हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो करेंगे वो हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ लिया, क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इन दोनों में क्या आपसी संबंध है, क्या इनकी रिलेशनशिप है। तो आपका आज का काम क्या होगा बच्चों कि आपने जितना अब तक पढ़ा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इसे एक बार रिवाइज़ कर लें, आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।